नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस विशेष प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला अप्रैल का जो महीना है, क्या उतार चढ़ाव इसमें आएंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये तुला के लिए है। तुला काल पुरुष की 7वीं राशि है। तुला जो है बैलेंस को दिखाती है। बहुत ही आप कह सकते हो खूबसूरत लोग होते हैं तुला वाले, परफेक्टनिस्ट होते हैं। हर जगह एक तरह की एक शांति चाहते हैं, चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। पर चूंकि सब कुछ आइडियल परफेक्शन में आना मुश्किल है, इसी वजह से लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव उसको परफेक्शन लाने में निकलता है। बाकी ये लोग अच्छे व्यापारी होते हैं, समझते हैं कि भाई दूसरे के फायदे में अपना भी फायदा है। बात करने के लिए बहुत निपुण होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं ये लोग। आर्ट, मीडिया, कोई भी ऐसा काम सोशल जहाँ पर किसी का से हेल्प करनी है, नॉर्मली हेल्पफुल कार्य करते हैं। खैर हम आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए इसमें हम बात करेंगे आपके करियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, शादी, विवाह, जीवन के सारे क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। क्या उतार चढ़ाव आ सकता है, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, और ज्योतिष की कोई रेमेडीज हैं तो वो भी देखेंगे। पर सबसे पहले ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये पहला भाव है, खाली है। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में केतु गोचर कर रहे हैं आपके। पर ये केतु यहाँ पर सिर्फ 12 तारीख तक है। 12 अप्रैल को फिर ये केतु ना आपके लग्न में आ जाएंगे। इस तरह से ये केतु उल्टे चलते हैं, लग्न में आ जाएंगे। तो ये केतु का परिवर्तन होगा इस महीने 12 तारीख को। तीसरा भाव खाली है। चौथे भाव में शनि महाराज हैं जो महीने के एंड तक रहेंगे, आपके 29 तारीख तक। पर 29 तारीख को फिर शनि यहाँ आएंगे। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि आपकी ढैया समाप्त हो रही है। 2-3 महीनों के लिए आपको काफ़ी राहत मिलेगी। आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं चीज़ों में ईजीनेस आएगी शनि का जो रिजल्ट है। पर चूंकि वो मई में आएगा तो उसमें मई में हम ज़्यादा गहराई से बात करेंगे। इस महीने मंगल 8 तारीख को आपको चतुर्थ से लेके पंचम में जाएंगे, मकर से कुंभ में। और अगर सूर्य की बात करें, जो आप देख सकते हैं कि वो कुंभ राशि में है, पंचम भाव में है, वो यहाँ पर रहेंगे 14 तारीख तक। 14 तारीख को वो मीन राशि में, माफ कीजिएगा सूर्य यहाँ पर नहीं है, सूर्य मीन राशि में तो चल रहे हैं आजकल। और 14 तारीख को यहाँ पर चल रहे हैं, मीन राशि में चल रहे हैं, छठे भाव में चल रहे हैं। 14 तारीख को वो आपके मेष में पहुंच जाएंगे। इस महीने मेष संक्रांति है। अगर हम गुरु की बात करते हैं, गुरु महाराज जो आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में चल रहे हैं, पर 13 तारीख को वो अपनी ही राशि में और छठे भाव में पहुंचेंगे। ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक तरह से शुभ भी है। अपनी राशि में 12 साल बाद गुरु आ रहे हैं, आपकी शत्रु पर विजय कराएंगे और बहुत सारी चीजें। इससे हम क्या देख सकते हैं, उस पर विजय मतलब बात करेंगे। कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में जाता है या उच्च की राशि में जाता है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव फल अवश्य देता है। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो देखिए शुक्र जो है वो आपके कुंभ में रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे 27 तारीख तक। 27 के बाद मीन में आएंगे जहां वो उच्च के हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर ही बात करेंगे कुंभ में, पंचम भाव में, क्योंकि 27 तारीख के बाद महीना ही कितना बचेगा। और आपका जो सप्तम भाव है वहां आप देख सकते हैं 14 तारीख के बाद वहां पर आपके सूर्य आएंगे। बुध यहाँ पर रहेंगे 8 तारीख से लेके 24 तारीख तक। 24 के बाद वो वृषभ में जाएंगे। राहु का गोचर, राहु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, बहुत दिनों से चल रहे हैं, पर 12 तारीख को राहु आपके अष्टम से सप्तम में चले जाएंगे। सप्तम में राहु का गोचर बेटर है अष्टम से। तो ये हो गया ग्रहों की स्थिति। अब रिजल्ट पे आ जाते हैं, क्या क्या पॉजिटिव और बड़े परिवर्तन होंगे। देखिए राहु का ये पॉजिटिव परिवर्तन हो रहा है कि अष्टम के राहु से सप्तम का राहु आ रहा है। अष्टम के राहु को थोड़ा, 12वें भाव के राहु को थोड़ा नेगेटिव माना गया है, खास करके हेल्थ के मामले में काफ़ी हद तक। और आपकी जो ओवरऑल लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल, हार्डशिप रखता है अष्टम का जो राहु है। पर अब चूंकि सप्तम में आ रहा है तो क्या करेगा, सप्तम का राहु आपको भाग्य साथ देगा, आपका कहीं ना कहीं अब्रॉड ले जाने में आपकी सहायता करेगा। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को आपके बढ़ाने वाला होगा जो आपका सप्तम का राहु है। व्यापार भी आपका बढ़ेगा, आप नई थॉट्स लाओगे, आप कुछ नया प्रयोग करोगे व्यापार में, धंधे में, अपने काम में, उसमें वो आपको सहायता देगा। यश फेम आपको दे सकता है। हाँ, रिश्तों में थोड़ा सा बना के रखना, एक दूसरे की रेस्पेक्ट रखनी है, क्योंकि राहु कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग और शक
शक के बेस पे कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है। पति पत्नी को, प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे पर शक नहीं करना है, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा रखना है, क्योंकि राहु कई बार शक की वजह से थोड़ा चीजें नेगेटिव करा सकता है। पर सप्तम भाव में राहु कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर हो रहा है अष्टम से। यहां से राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आप नई नई थॉट्स आपके मन में आएंगे, नए विचार आएंगे, यात्राएं बढ़ने वाली हैं, गेन भी आपका बढ़ेगा। अगर फॉरेन सोर्सों से है, मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हो, या किसी तरह का आपका काम इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर आदि से जुड़ा है, कंप्यूटर आदि से जुड़ा है, तो आपके लिए राहु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे। रिश्तों में थोड़ा बना के रखने की राहु की आवश्यकता है। माँ दुर्गा की पूजा और माँ सरस्वती की पूजा बहुत बढ़िया रहती है। ओम एम महासरस्वती नमः और ओम दुम दुर्गाय नमः, दुर्गा कवच आदि, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार इनको बढ़ाते हैं, तामसिक ग्रह हैं। और माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। और माँ दुर्गा की अगर हम बात करें तो वो सिंह पर है। वो सिंह पर जो माँ दुर्गा है वो यही दिखाती है कि ये जानवर, तामसिक जो वृत्तियां हैं, उनको कंट्रोल करने की क्षमता माँ के पास है। तो उसी हिसाब से माँ दुर्गा की पूजा भी बहुत अच्छी है। ये राहु की बातें रही। और कौन सा बड़ा परिवर्तन होगा? बहुत बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है वो गुरु का हो रहा है। देखिए, वैसे तो गुरु का गोचर प्रथम, पंचम, सप्तम, द्वितीय, नवम में शुभ माना गया है। छठे भाव में उतना ज्यादा बेस्ट नहीं मानते, मतलब कि थोड़ा संघर्ष आएगा, हार्डवर्क बढ़ेगा, लाइफ में एफर्ट भी बढ़ने वाला है। पर चूंकि अपने भाव में ग्रह बैठा है तो संघर्ष में विजय दिलाएगा, एफर्ट से रिजल्ट आएगा। इस तरह से हम उसको ले सकते हैं। यहां से उसकी दृष्टियां भी देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 दसम भाव पर दृष्टि आ रही है, तो आपका पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन हो सकता है, आपको नौकरी लग सकती है। हालांकि वहां पे एफर्ट रहेगा, हार्डवर्क रहेगा, और जरूरी नहीं है कि वो उस आपके पसंद का भी हो। वहां पे थोड़ा आपको एडजस्ट करके, पर तब चीजें बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। गुरु की सीधी दृष्टि 12वें भाव पर है। विदेश, फॉरेन जाने का आपका कुछ ऐसा चांसेस है। खर्चा भी यहाँ से बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, क्योंकि ये जो भाव है हॉस्पिटल, जेल्स का भी है। तो हॉस्पिटल मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और जेल का मतलब यही हुआ कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े से बचिए। और अगर आप डॉक्टर हैं, आप वकील वगैरह हैं, तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वकील जो लोग होते हैं उनका लड़ाई झगड़े से लेसन होता है, डॉक्टर का हॉस्पिटल से होता है। तो अगर आपका काम ही वहाँ से जुड़ा है तो बढ़िया रहेगा। आप आश्रम आदि से जुड़े हैं तब भी ठीक है। आप कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल काम है आपका कोई, तब भी 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि आपको अच्छा देगी। धन आएगा, पैसा आएगा, खर्च बहुत होगा पर पैसा भी आएगा, क्योंकि गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर आ रही है। तो परिवार की वृद्धि करेगा, घर में संतान आदि आ सकती है, आपके संतान का विवाह आदि हो सकता है। मतलब संतान की वृद्धि के लिए अच्छा है कहीं ना कहीं, और घर में जो घर की वृद्धि के लिए बढ़िया, धन के लिए भी अच्छा है। अब गुरु संतान के कारक भी हैं और अपने विद्या के भी कारक हैं। छठे भाव में है पर अपनी राशि में है, मतलब एफर्ट के साथ थोड़ा सा संतान के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, पर अगर आप एफर्ट करते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपकी संतान भी अच्छा करेगी। और पढ़ाई लिखाई के मामले में भी बुरी सिचुएशन इसको नहीं कह सकते, थोड़ी टफ सिचुएशन आप इसको कहेंगे, क्योंकि ग्रह अपनी राशि में बैठा है पर छठे भाव में है। तो एफर्ट के साथ, हार्डवर्क के साथ, डिसिप्लिन के साथ, प्लानिंग के साथ ही रिजल्ट आएगा। मतलब 100% आप अगर तैयारी करोगे तब रिजल्ट आएगा। 50% तैयारी करने से हो सकता है कि ना आए, तो पूरी तैयारी करना है जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए। इसके बाद देखिए, शादी विवाह के मामले में, संतान प्राप्ति के मामले में गुरु बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कह सकते, पहले ज़्यादा पॉजिटिव थे। अब इसमें यह है कि जो लोग संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा प्रयास करने पर ही कुछ रिजल्ट मिल सकता है। नॉट द बेस्ट, शादी विवाह के रिश्तों के लिए भी उतना बेस्ट नहीं गुरु यहाँ पे कर रहे हैं जितने अब तक कर रहे थे। इसके बाद देखिए, और बहुत बड़ा परिवर्तन जो आपका बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है वो है शनि महाराज का, कि शनि महाराज चौथे से पंचम में आएंगे। अब ये महीने के एंड में आएंगे, पर फिर भी इसका बताने का बनता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव परिवर्तन है। बहुत समय बाद आपकी ढैया हट रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपको जॉब, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समाज में स्थिति में सुधार आएगा। आपने किसी से पैसा वैसा ले रखा है तो उसके उतरने का चांस बनेगा, और कोई ऐसी पुण्य की वजह से, किसी भाग्यवश कुछ ना कुछ अच्छा होने का चांस यहाँ पर बनेगा। जब ये 7.5 आपकी ढैया आपकी समाप्त होगी, 2 महीने के लिए होगी, मई, जून और 12 जुलाई तक। और वैसे पूरे महीने शनि यहीं पर रहने वाले हैं। जिन लोगों की
तुला राशि है उनके लिए तो ढैया है, और जिनका लग्न है उनके भले ढैया ना सही पर फिर भी माता के साथ थोड़ा बहुत, माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, कार्य के क्षेत्र में एफर्ट हार्डवर्क लगाना होगा, तब जाके काम चलेगा। किस्मत के भरोसे काम नहीं होगा, मतलब भाग्य बहुत ज़्यादा साथ नहीं देगा, पर अगर आप प्लानिंग बना रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और उस चीज़ को पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके सारे एक्सेप्ट को भी देख रहे हैं, सलाह भी ले रहे हैं, उसके आजकल के समय में उस चीज़ के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन सब बातों को आप ध्यान में रख रहे हैं, तो फिर वो शनि आपको रिजल्ट देंगे, काफ़ी एफर्ट के साथ रिजल्ट देंगे। यहाँ पर शनि चीज़ों में थोड़ा डिले रहेगा, शनि की दसम दृष्टि लग्न पर आ रही है, इस वजह से शनि अगर बाई चांस आपकी शनि की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है, तो बजरंगबली हनुमान की पूजा करें। माँ काली का शनिवार की शाम को आप पाठ करें, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र से 108 बार आप आहुति वगैरह भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा मंत्र है। और हनुमान जी की पूजा मंगल के दिन, शनि के दिन, शनिवार के दिन अगर आप जो गरीब लोग हैं, जो वृद्धाश्रम आदि है, एल्डर पीपुल्स हैं, उनकी कोई हेल्प करते हैं, और जो अपंग लोग हैं उनकी कोई सहायता करते हैं लंबे समय तक, तो शनि अच्छे होते हैं। पर ये सहायता आपके दिल से मन से आनी चाहिए, ना कि रिजल्ट के लिए, तभी उसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि अगर आप किसी रिजल्ट के लिए ही कर रहे हो पर आपके मन में वृद्धों के प्रति कोई सम्मान नहीं है, तो फिर उसका रिजल्ट मुश्किल है। इसके बाद देखिए आ जाते हैं सूर्य के ऊपर। सूर्य का भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। 14 तारीख तक तो सूर्य आपके यहां रहेंगे छठे भाव में, 11वें भाव का स्वामी छठे भाव में रहेगा, तो बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है, उनकी लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। और सूर्य का छठे भाव में आना वैसे शत्रुओं को परास्त करता है, शत्रुओं के लिए अच्छा है, कंपटीशन आदि में आपको विजय दिलाता है। पर 14 तारीख को ये सूर्य आपके सप्तम में आ जाएंगे। यहां से मैं ये कहूंगा मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग समय होगा। कारण क्या है, एक तो राहु आपके यहाँ आएंगे 12 तारीख को, और 14 को सूर्य आ जाएंगे। राहु सूर्य का यहाँ एक साथ होना आपका अपने पार्टनर के साथ, अपनी प्रेमी प्रेमिका के साथ, अपने जीवन साथी जीवन संगिनी के साथ मतभेदों को बढ़ा सकता है, ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी या पति किसी बात को लेकर ये कहे इस काम को इस तरह से करना है, और आप कहें उस तरह से करना है, और दोनों में से कोई भी झुके ना, दोनों में से कोई भी समझने को तैयार ना हो, और बात फिर बढ़ जाए। ऐसे में अगर कुंडली में कुछ नेगेटिव योग हैं, नेगेटिव दशा महादशा चल रही है, तो लड़ाई झगड़ा बढ़ भी सकता है। तो यहाँ ध्यान रखें, एक दूसरे का सम्मान रखें, एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे की बातों को पूर्ण महत्व दें। जैसे आपसे गलती होती है ना, ऐसा तो नहीं आपसे गलती नहीं होती तो दूसरे से भी होती है, होती ही होगी, तो उसको भी ऐसे ही माफ़ करें जैसे आप अपनी गलती माफ़ करते हैं। जैसे आप अक्सर एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी बात को समझा जाए, और आप उस चीज़ की एक्सेप्टेशन अदर पर्सन से रखते ही हैं कि वो आपको सही समझे जो आपका नज़रिया था, तो आप भी ऐसा समझने की कोशिश करें, और छोटी मोटी बातों को तो इग्नोर ही कर दें। वैसे भी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि उनको छोटी मोटी बातों के ऊपर ईगो को लाके उस पर अपनी एनर्जी को वेस्ट किया जाए, बजाय इसके किसी अच्छे गोल के लिए, कुछ करने के लिए लाइफ में अपना जो लाइफ फोर्स है उस पर लगाया जाए, एक दूसरे का साथ दिया जाए। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे तो चीज़ें बेटर रहेंगी। अब ये सूर्य और राहु जब आएंगे यहाँ पर, तो ये लग्न को देखेंगे, और लग्न में केतु आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में भी कुछ बड़ा चेंज आएगा। आप थोड़ा कन्फ्यूजन में भी रह सकती है, और इस कन्फ्यूजन का कारण जो ये रहेगा कि आपको ये समझ में नहीं आएगा ये करना है या वो करना है। तो अपने से बड़ों की सलाह लें, किसी से अपने से बड़ों की सलाह ले सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने स्पाउस को भी समझने की कोशिश करें। गणेश जी की पूजा करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, क्योंकि लग्न में केतु आ रहे हैं। मछली आदियों को आप आटा वगैरह खिला सकते हैं। मत्स्य अवतार की कथा सुने, इसके साथ साथ बराह अवतार की कथा भी सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बराह अवतार की कथा राहु से जुड़ी हुई है। मत्स्य अवतार की कथा जो है भगवान श्री हरि विष्णु के केतु जो हैं उनसे जुड़ती है। राहु के लिए जौ आदि का दान करना बहुत बढ़िया रहता है। चींटियों को आटा वगैरह खिलाना बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि केतु के लिए आपका कुत्तों को खाना खिलाना है, मछलियों को कुछ करना है, ये आटे की गोली वगैरह देना है, ये बहुत अच्छा रहता है। और दोनों ही राहु केतु के लिए कौए जो होते हैं उनको, क्योंकि पूर्वज से जुड़े हुए हैं हमारे कौए, और राहु केतु जो है वो पूर्वजों से जुड़े हुए। राहु केतु शनि ये काफ़ी हद तक पितरों से जुड़े हुए हैं।
तो ये आपका हुआ राहु केतु का। केतु के लग्न में आने से कभी कभी अननेसेसरी गुस्सा भी आता है। केतु वेरी फायरी प्लेनेट है। मंगल को हम फायरी मानते हैं, पर केतु, सूर्य ये बहुत फायरी प्लेनेट हैं। अगर वो लग्न में आते हैं तो कभी कभी अचानक से गुस्सा आने की सिचुएशन बनती है, और ऐसे में फिर वो रिश्तों को आपके प्रभावित करेगी, आपके व्यापार को प्रभावित करेगी, बिजनेस को भी प्रभावित कर सकती है। तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रिश्तों में ख्याल रखने की आवश्यकता यहाँ बनती है। केतु लग्न में हो तो कभी कभी नजर लगने का चांस रहता है, तो ऐसे में नजर वगैरह उतार सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए बुध की बात करते हैं। बुध भाग्य के स्वामी होकर, ये तृतीय नवम भाव है, इसमें तीन नंबर लिखा है, मतलब मिथुन राशि, और उसके स्वामी कौन है? बुध है। भाग्य के स्वामी भी बुध हैं, और लाभ और फॉरेन के जो स्वामी हैं, विदेश यात्रा के जो स्वामी है, वो भी बुध हैं। वो आपके 7th हाउस में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रैवल आ रही है, लॉन्ग ट्रैवल आ रही है। खासकर आपके स्पाउस के की भी ट्रैवल हो सकती है, आपकी ट्रैवल हो सकती है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसके लिए आपको बाहर आना जाना पड़े, और ये आपके लिए शुभ साबित होगी। तीर्थ स्थान, तीर्थ की यात्रा, पढ़ाई लिखाई, अब्रॉड एजुकेशन, मल्टीनेशनल कोई सुविधा इस तरह की मतलब आपको मिले कि भाई आप वहाँ जा सकते हैं किसी काम के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में, इसका योग बन रहा है। जो लोग व्यापार में है, काम धंधे में है, तो व्यापार बढ़ेगा, पर पार्टनर्स के साथ थोड़ा टेंशन रहेगा राहु सूर्य की वजह से। पर व्यापार में खुद में वृद्धि होगी, बहुत सारे नए लोगों से मुलाकात होगी। जो लोग जॉब आदि में हैं तो उसके लिए कह सकते हैं महीना ठीक ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बेस्ट है, पर हाँ जॉब में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अगर आप जॉब की तलाश में हो तो जॉब मिलने का चांस गुरु की दृष्टि की वजह से बनता है। पर जो जॉब मिलेगा वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि काम ज़्यादा है, एफर्ट ज़्यादा है, शायद उस तरह का नहीं है जैसा हम चाह रहे थे, पर हाँ जॉब मिलने का चांस यहाँ पे जरूर गुरु की वजह से बन रहा है। शादी विवाह के मामले में थोड़ा सा चैलेंजिंग महीना है। पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें तो एफर्ट, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। प्रेम के मामले में अगर हम कहते हैं तो आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, लड़के लड़कों के बीच। तो उस मामले में तो ठीक है, पर थोड़ी खटपट भी रहेगी। आकर्षण है इसका मतलब खटपट ना हो ऐसा नहीं है, आकर्षण बढ़ेगा, पर मेंटल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर एक दूसरे को समझने की कहेंगे जरूरत रहेगी। बेस्ट महीना नहीं कह सकते क्योंकि मंगल है वहां पर और शुक्र हैं, तो आकर्षण के लिए अच्छा है, प्रेम के लिए अच्छा है। पर जब जो लोग पहले से रिलेशन में है या जिनकी शादी वगैरह हो चुकी है, वहां थोड़े चैलेंजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। परिवार के मामले में अगर देखा जाए तो परिवार के मामले में ठीक है, आपके माता भाई बहनों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधार आएगा। आपके परिवार में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कोई नई बात ऐसी होगी जो कहीं ना कहीं लाभकारी सिद्ध होगी। आपको जमीन से, रियल एस्टेट से लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति आदि का लाभ भी आपके इसमें दिखाई पड़ता है। पिता से, माता से या कहीं से भी पैतृक संपत्ति का लाभ यहाँ दिखता है। स्पेकुलेटिव गेन और जमीन जायदाद आदि से आपको लाभ दिखाई देता है। स्पेकुलेटिव गेन क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो स्पेकुलेटिव गेन के, स्टॉक मार्केट के कारक हैं, पंचम में ही बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग योग है कि लग्नेश पंचम में जा रहा है, तो आपको उससे फायदा हो सकता है। और इसके साथ साथ पंचमेश जो है अपने से 12वें भाव में जरूर गया है, पर त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया है तो राजयोग बना रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। और धन का स्वामी पंचम में आ रहा है, मतलब पंचम की चीजों से धन लाभ हो सकता है। पंचम क्या दिखाता है? पॉलिटिक्स है, स्कॉलरशिप है, आपका स्टॉक मार्केट आदि है, तो इन सब चीजों से धन लाभ का योग यहाँ पर बन रहा है आपका। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो 1 2 3 4 ये आपके अष्टम भाव पर दृष्टि आएगी, एकादश भाव पर, 12वें भाव पर। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि है तो आपको ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है, अपने मित्रों आदि से बना के रखनी है। पर आपको मित्रों जो हैं बढ़ने वाले हैं, आपके मित्र, थोड़ा बहुत तू में का चांसेस बनता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि शुक्र जो है वो भी, उनकी भी दृष्टि वहाँ पर आ रही है। और 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि आपको बाहर ले जा सकती है, विदेश ले जा सकती है, और फॉरेन सोर्सेज से आपको धन दिला सकती है। तो ये हमने केतु, शनि, शुक्र, गुरु, सूर्य, राहु, बुध सारे ग्रह देख लिए। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों पर। देखिए 1 तारीख और 30 तारीख की अमावस्या है इस महीने। अमावस्या पूर्वजों से जुड़ा हुआ त्योहार है। ये त्योहार घर में सफाई करने के लिए, कुछ पुरानी चीज़ें रखी हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको निकालने के लिए, बाहर किसी को आवश्यकता है उसको देने के लिए, अच्छा जब तब दान के लिए एक अच्छा दिन है ये।
व्रत करने के लिए भी बहुत बढ़िया है, मंत्र आदि के लिए भी अमावस्या बहुत अच्छी होती है। 2 तारीख को चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद 3 तारीख को छेती चंद सिंधी जो लोग हैं उनका त्योहार है, झूलेलाल जी जो हैं उन संत जो हैं उनसे जुड़ा हुआ है। 10 तारीख को रामनवमी है, भगवान श्री राम का त्योहार है। आपको राम रक्षा स्तोत्र आदि पढ़ना, रामायण को सुनना बहुत अच्छा रहेगा। 11 तारीख को नवरात्रि है का लास्ट दिन है, मतलब 10वीं है इस दिन, कुछ लोग नवमी को भी करते हैं। इसके बाद 14 तारीख को बैसाखी है, अंबेडकर जयंती है। 16 तारीख को आपका हनुमान जयंती है और इस दिन पूर्णिमा भी है, तो लोग पूर्णिमा का व्रत रहते हैं और हनुमान जी का जो जयंती है वो तो है ही है। इसके साथ साथ 12 तारीख को कमादा एकादशी और 26 तारीख को वर्णोत्थनी एकादशी है। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14 और 28 तारीख का प्रदोष व्रत है। 29 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न अहंकार ही मैं हूं, तो कौन हूं? आनंद रूपी जो आत्मा है, जो हर जगह हर चीज का कारण है, जो हर जगह व्याप्त है, वही आनंद रूपी जो शिव है, वही मैं हूं। इसके बाद देखिए 19 तारीख की संकष्टी है और 14 तारीख की मेष संक्रांति है, क्योंकि सूर्य मेष राशि में एंट्री कर रहे हैं। संक्रांति का त्योहार भी जप तप दान के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा है, आत्मा तो परमात्मा ही है। और इसके साथ साथ किसी जप की शुरुआत करने के लिए संक्रांति का दिन अच्छा रहता है। और जो लोग संक्रांति को पैदा होते हैं उनके जीवन में भी स्पिरिचुअल अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। तो ये हो गया तुला राशि के लिए अप्रैल का राशिफल। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि का, तो प्लीज फॉलो, प्लीज लाइक, और आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।